की तीसरी लहर की आशंका देश में एक बड़े खतरे की तरह मंडरा रही है। राज्यों में केसेस कम होने के बाद अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू तो हुई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ केरल है जहां अभी भी देश के लगभग 50% केसेस मिल रहे हैं। हाल ही में केरल से लौटी 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने चेतावनी दी कि वहां कोरोना के मामले 1 से 20 अगस्त के बीच तेजी से बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में फिर से कोरोना का जो भय है, जो डर है, जो खौफ है, वो सता रहा। महाराष्ट्र की टास्क फोर्स कमेटी ने आशंका जताई कि कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने आ सकती है। पंजाब के लुधियाना में 2 स्कूल में 20 बच्चों के संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। तो ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। सावधान रहना अभी भी जरूरी, सुरक्षित रहने के लिए। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए राज्य अनलॉक प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। स्कूलों को खोलने का ऐलान किया जा रहा है। बस और ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ने लगी है। बाजार खुलने लगे हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर जाने वाले लोग कितनी सावधानी दिखा रहे हैं, ये तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। खासकर केरल के हालात डराने वाले हैं। जुलाई से लगातार देश के 50% मामले केरल से आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसमें 13,000 से ज्यादा मामले केरल से थे। इस दौरान बकरीद पर खरीदारी के लिए दी जाने वाली छूट भी केरल पर अपना असर दिखा रही है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 6 सदस्यीय टीम ने केरल में कोरोना हालात का जायजा लिया। केंद्रीय टीम के मुताबिक केरल में 1 से 20 अगस्त तक कोरोना के 4,60,000 मामले आ सकते हैं। 8 जिलों में संक्रमण दर 10% से भी ज्यादा है, जबकि कुछ जिलों में ये 15 से 20% तक जाने की संभावना है। 80% से भी ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में बुजुर्गों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि केरल में तीसरी लहर दस्तक दे रही है। केरल के बाद अगर कोई राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है तो वो है महाराष्ट्र, क्योंकि यहां अगले महीने कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। यह आशंका महाराष्ट्र की टास्क फोर्स कमेटी ने जताई है। टास्क फोर्स का मानना है कि नियमों में ढिलाई देना धीरे धीरे महाराष्ट्र के लिए खतरा बन रहा है। सितंबर का जो दूसरा हफ्ता है, हालांकि आप देखेंगे कि तभी गणपति बापा भी रहेंगे, फेस्टिविटीज रहेंगे, तो तब से लेके शायद अक्टूबर के 10-12 तारीख तक आशंका है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक सभी सार्वजनिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी जा रही है, जिसमें शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों जैसी जगहों पर भी लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। और अब तो सरकार ने वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए लोकल ट्रेनों में सफर करने की भी छूट दे दी है। कोरोना को लेकर जो नया खतरा मंडरा रहा है वो है कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या 45 हो गई है। ऐसे में तीसरी लहर का खतरा और भी गंभीर हो सकता है। कोरोना के मामले कम होते देख राज्यों ने स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन पंजाब के लुधियाना में 2 स्कूलों में 20 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब राज्यों को अपने इस फैसले पर भी विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली के बाद जल्द ही महाराष्ट्र में भी स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए ये फैसला कहीं भारी न पड़ जाए। कोरोना की तीसरी लहर पर लगातार सावधान रहने की बात कही जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तीसरी लहर को लेकर लापरवाही दिखाई गई तो हालात दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में राज्यों का ये अनलॉक फार्मूला तीसरी लहर के लिए न्योता न साबित हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोविड का जो खतरा है वो ओलंपिक्स खेलों पर था, तभी तो कई देशों के खिलाड़ियों ने इस खतरे को भांपते हुए इन खेलों का हिस्सा नहीं वो बन पाए, हिस्सा नहीं ले पाए। भारतीय खिलाड़ियों को इस खतरे से बचाने की जिम्मेदारी 2 लाइजिंग ऑफिसर्स पर थी, एक बीपी वैश्या और दूसरे डिप्टी शेफ डी मिशन डॉक्टर प्रेम वर्मा थे। जी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने इन सबसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं और जानते हैं कैसे खिलाड़ियों ने कोरोना से खुद को बचाए रखा ओलंपिक्स के दौरान। टोक्यो ओलंपिक में इस बार खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि नीरज चोपड़ा पहली बार एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड जीत करके लेकर के आए हैं, जो कि इससे पहले अभी तक कभी नहीं हुआ था। लेकिन खिलाड़ी जिस तरह से वहां पर खेले हैं, तो उसके पीछे जो अधिकारी थे उनकी मेहनत भी थी, ताकि किसी तरह से खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। सर, ये पहली बार है कि जब
इतने बड़े लेवल पे जो गेम हो रहे हैं और इस तरह से महामारी फैली हुई थी, उस सिनेरियो में इस पूरे गेम को अच्छे से हैंडल करना, खिलाड़ियों पे किसी तरह का कोई प्रेशर ना आए, ये सब चीज़ें कैसे की और आपको कैसे इस स्पेशल काम के लिए अपॉइंट किया गया? टोक्यो 2020 के जो ओलंपिक गेम्स थे 2020 में होने थे और इन्फेक्शन पेंडेमिक कोविड की वजह से ये कैंसिल कर दिए गए थे कि शायद ये ठीक हो जाए, और उसके बाद फिर ये 2021 के लिए पोस्टपोन किए गए थे। 2021 के शुरू में भी जब कोविड रहा तो गवर्नमेंट ऑफ जापान को और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये लग गया कि इन्फेक्शन इसी तरीके से ही रहेगा, तो एक अलग तरह की सर्कमस्टांसिस में, चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में, जबकि पूरे दुनिया के अंदर कोविड फैला हुआ है, वहाँ गेम्स करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था और इन्फेक्शन फ्री अपनी टीम्स को रखना ये बड़ा टास्क था। मैं वैसे डिप्टी शेफ डी मिशन था, लेकिन मुझे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 2021 मार्च में एक जिम्मेवारी दी कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से कंपलसरी है कि एक कोविड लाइजनिंग ऑफिसर होना चाहिए जो कि सभी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवा सके। तो मार्च, अप्रैल, मई के महीने में, जून के महीने में उनकी तरफ से बहुत सी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई। उन्होंने हमें सारे प्रोटोकॉल्स समय समय पर जो आते रहे ब्रीफ़ किए। मुझे आज ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम इतनी बड़ी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसिस में और कोरोना की महामारी के मध्य, बल्कि वहाँ ओलंपिक शुरू होने के बाद तो केस बढ़ने लग गए। जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो लगभग 600-650 केस टोक्यो में रोज़ आते थे, और जब ओलंपिक समाप्त हुए हैं तो 4000 से ऊपर केस हो गए हैं। उन परिस्थितियों के मद्देनज़र भी हमने पूरे अपने 228 लोगों की टीम इंडिया को इन्फेक्शन से बचा के रखा और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से गेम करवाए, और हर खिलाड़ी को इस माहौल में इतना रिलैक्स रखा कि वो अपना बेस्ट दे पाए। तो ये सब कैसे कर रहे थे? क्योंकि चैलेंज तो आपका यहीं से शुरू हो गया होगा जब प्लेयर्स यहाँ से जब उनको लेकर के जा रहे टोक्यो में, और ऐसा नहीं है कि सारे प्लेयर्स यहीं से गए हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ में जो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो किस तरह से इन सब चीज़ों को आपने कोऑर्डिनेट किया? ये तैयारी लगभग यहीं गेम्स शुरू होने से 40 दिन पहले शुरू हो गई थी। तो उन्होंने एक अपना वेब पोर्टल सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया था। उसके अंदर उनकी तरफ से जो ज़रूरी था, हमने हर एक प्लेयर की उनके नियमों के अनुसार एक्टिविटी प्लान को अपलोड किया कि किस प्लेयर और कौन सा खिलाड़ी या कौन सा ऑफिशियल कहाँ जा सकता है। एक सबसे बड़ा इशू था कि जब आप टोक्यो में लैंड करते हो, चाहे नारिटा एयरपोर्ट है चाहे हनेडा, अगर प्रोटोकॉल के अनुसार कोई एक कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो आपको वहाँ पे एंट्री डिनाई की जाएगी। जब मैं खुद पहले गया, मैं शेफ डी मिशन और 2 सपोर्ट स्टाफ के मेंबर्स पहले गए, तो मैंने उनके एक एक स्टेप को साथ के साथ फ़ोटोग्राफी करके नोट करता गया। उसके बाद जब मैं पहुंचा विलेज में तो उसका मैंने मैनुअल बनाया, लाइव डेमो, कि देखो मैं इस टाइम उतरा था, उसके बाद ये टेस्ट हुआ है, ऐसे आपने ऐप दिखानी है, इस स्टेशन पे दिखानी है, ये आपके साथ वो आपको पेपर देंगे, ये डॉक्यूमेंट देंगे, फिर यहाँ जाना है आपने, यहाँ टेस्ट होगा, टेस्ट की रिपोर्ट आपने यहाँ बैठ के देखनी है, यहाँ के बाद जब आपका टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी तो आपको इमिग्रेशन में जाना है। वो जो लाइव डेमो विद फोटोग्राफी मैंने जो बनाई, मैनुअल बनाया, उससे जो लोग अपनी सारी टीम वहाँ गई तो उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि वहाँ प्रोसीजर क्या फॉलो होगा। एंड मुझे ये आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 227 के 27 टीम इंडिया के लोग हैसल फ्री, बिना किसी दिक्कत के एंट्री हुई है और बिना किसी दिक्कत में उनकी विलेज में एंट्री हुई है। डेली सबकी टाइमली टेस्टिंग हुई है, सारा प्रोटोकॉल फॉलो हुआ है। एक भी व्यक्ति को इन्फेक्शन तो दूर की बात है, किसी को हमने कॉमन कोल्ड तक भी नहीं हुआ। तो ये थे डॉक्टर प्रेम वर्मा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में प्लेयर्स को सक्सेसफुली एंट्री करवाई, और ना सिर्फ सक्सेसफुली एंट्री करवाई बल्कि उनका ख्याल रखा कि किसी भी तरह से वो इस इन्फेक्शन से बचे रहें, किसी तरह से उनको परेशानी ना हो, ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें। और यही वजह है कि भारत इस बार गोल्ड लेकर के आया है, और ये सब इन्हीं ऑफिसर्स की जो अपनी जो तैयारी थी, इसी की बदौलत हो चुका है कि खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके हैं। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.